हेलो दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार आपका महावीर एजुकेशनल पार्ट चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम सीटेट बाल विकास के कुछ एमसीक्यू देख लेते हैं, क्योंकि आज मेरी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, तो इसलिए मैं थोड़े ही प्रश्न ले रहा हूं और इनके बारे में डिटेल से जानेंगे। ठीक है। हमारा पहला क्वेश्चन है, जब बच्चे अपने अनुभवों को अपने वर्तमान स्कीमा में सम्माहित करते हैं तो इसको रिक्त स्थान कहते हैं, आत्मसातीकरण कहते हैं, समायोजन कहते हैं, केंद्रीयता कहते हैं या फिर संरक्षणता कहते हैं। तो दोस्तों, इसको बोलते हैं आत्मसातीकरण। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा, आत्मसातीकरण। दोस्तों, यह आत्मसातीकरण क्या होता है? आत्मसातीकरण तब होता है जब हम अपने स्कीमा का मतलब है जो जानकारी हमारे दिमाग में पहले से मौजूद है, ठीक है ना, अपने स्कीमा में फिट होने के लिए नई जानकारी को संशोधित करते हैं या फिर उस जानकारी को बदलते हैं। ठीक है। ये नई जानकारी जो है और उसका अनुभव जो है हमारे माइंड में, हमारे स्कीमा में रहता है, तो इसको बोलते हैं आत्मसातीकरण। क्वेश्चन नंबर 37, वाइगोस्की के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को रिक्तस्थान कहा जाता है क्योंकि वह तर्क देते हैं कि बच्चों का सीखना संदर्भ में होता है, मनोगतिक, मनोलैंगिक, सामाजिक सांस्कृतिक, व्यवहारात्मक। दोस्तों, लेव वाइगोस्की का जन्म 1896 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1934 में हुई थी। लेव वाइगोस्की एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है ना। इन्होंने तर्क दिया था कि बच्चे जो है अपने समाज से, अपनी संस्कृति से बेहतरीन तरीके से सीखते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, सामाजिक संस्कृति। वाइगोस्की के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक कहा जाता है क्योंकि वह तर्क देते हैं कि बच्चों का सीखना संदर्भ में होता है। सामाजिक अंतःक्रिया, सामाजिक संस्कृति, सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? वाइगोस्की ने दिया था। ठीक है। सामाजिक अंतःक्रिया होती है कि समाज के साथ अपने विचार विमर्श करना या अपने समवयस्कों के द्वारा या अपने समवयस्कों के पास बैठकर, एक समूह में बैठकर अपने विचारों का आदान प्रदान करना अंतःक्रिया होता है। तो वाइगोस्की का मत था कि बच्चे अपने समवयस्कों के साथ में जो है अंतःक्रिया के द्वारा बेहतर तरीके से सीखते हैं और बच्चों का जो है अपने समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करके ही भाषा का विकास भी बहुत तीव्र होता है और बेहतर होता है। और ऐसा कोई सा भी ऑप्शन हो जिसमें समाज जुड़ा हुआ हो, सामाजिक संस्कृति, सामाजिक अंतःक्रिया, सामाजिक संज्ञानात्मक, सामाजिक रचनावाद, समाज जुड़ा हुआ हो और प्रश्न में आपके वाइगोस्की है, तो समाज से जुड़ा ऑप्शन ही आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि वाइगोस्की ने सबसे ज्यादा बल जो दिया है वो समाज पे दिया है। क्वेश्चन नंबर 38, जब कोई अध्यापिका किसी विद्यार्थी को उसके विकास निकट दूरस्थ क्षेत्र जेडपीडी पर पहुंचने के लिए सहायता को उसके निष्पादन के वर्तमान स्तर के अनुरूप ढालती है, तो अध्यापिका किस नीति का प्रयोग कर रही है? सहयोगात्मक अधिगम का प्रयोग, अंतरपक्षता का प्रदर्शन, स्कैफोल्डिंग, विद्यार्थियों में संज्ञानात्मक दबंध पैदा करना। दोस्तों, जेडपीडी होता क्या है? जेडपीडी होता है जब किसी समस्या समाधान के लिए या समस्या समाधान के दौरान अंत में दी जाने वाली मदद जेडपीडी कहलाती है या निकट दूरस्थ क्षेत्र कहलाती है, संभावित विकास का क्षेत्र भी कहलाती है। ये तीनों एक के ही नाम है। ठीक है। निकट दूरस्थ क्षेत्र, जेडपीडी और संभावित विकास का क्षेत्र। जब बच्चे को अंतिम तौर पे लास्ट में मदद दी जाए तो जेडपीडी कहलाती है। और ये किसके साथ जुड़ी हुई होती है? इसका संबंध किससे होता है? इसका संबंध होता है स्कैफोल्डिंग से। ठीक है। हमारा ऑप्शन नंबर 3 यहाँ राइट आंसर होगा, स्कैफोल्डिंग। और जेडपीडी जब बच्चे को दी जाती है तो जेडपीडी किस तरह की सहायता होती है? तो ये स्थायी सहायता होती है। स्थायी सहायता होती है, जबकि स्कैफोल्डिंग क्या होती है? ये अस्थायी सहायता होती है। और ये स्कैफोल्डिंग बच्चे को शुरू में दी जाती है। ठीक है ना। किसी भी समस्या समाधान के दौरान बच्चे की शुरुआत में मदद करना या फिर संकेत देना, इशारा देना स्कैफोल्डिंग कहलाता है।
क्वेश्चन नंबर 39, एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षण पाठ्य पुस्तक केंद्रित होता है। दोस्तों, प्रगतिशील कक्षा में कभी भी शिक्षण पाठ्य पुस्तक केंद्रित नहीं होगा, बल्कि छात्र केंद्रित होता है। ठीक है, तो हमारा ये ऑप्शन कट जाता है। योगात्मक परीक्षा पर बल दिया जाता है। दोस्तों, योगात्मक परीक्षा, योगात्मक मूल्यांकन, योगात्मक आकलन सबसे घटिया, सबसे बेकार मूल्यांकन है। ठीक है, योगात्मक मूल्यांकन पर क्या है, अंकों पर जोर दिया जाता है, बस ज़्यादा से ज़्यादा अंक आए, तो ये सबसे ज़्यादा बेकार मूल्यांकन है। विद्यार्थी अध्ययन में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। अध्यापक दंड और पुरस्कार द्वारा छात्रों के शिक्षण को दिशा देता है। दोस्तों नहीं, दंड देने वाला कोई भी ऑप्शन, बच्चे को मारने वाला, सजा देने वाला, बच्चे की शिकायत करने वाला, ऐसा कोई भी ऑप्शन हो वो बिल्कुल नेगेटिव होता है, तो उसको तुरंत काट देना। ठीक है, लेकिन विद्यार्थी अध्ययन में सक्रिय भूमिका निभाते हैं, ये हमारा कन्फर्म है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर होगा। एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थी अध्ययन में सक्रिय भूमिका निभाते हैं, क्योंकि प्रगतिशील कक्षा जो है करके सीखने पर आधारित होती है। समूह, बच्चों को समूह में सिखाने के लिए जो है अभिप्रेरित करती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40, रिक्त स्थान, बुद्धि कौशल उस कौशल की ओर संकेत करता है जो कि दूसरों की मनोदशाओं, स्वभाव और आशाओं को पहचानता है तथा उन पर उपयुक्त प्रतिक्रिया देता है। अंतर्वैयक्तिक, अंतरावैयक्तिक, स्थानिक, तार्किक, गणितीय। दोस्तों, कहने का मतलब है बुद्धि कौशल जो दूसरों की मनोदशाओं, स्वभाव और आशाओं को समझ जाएं, उनकी मन की बातों को भांप ले, उनके प्रति संवेदनशील हों, तो उस व्यक्ति में कैसी बुद्धि होती है। यहाँ प्रश्न में ये पूछ रहा है सीधे सीधे तौर पर। पहले तो बहुबुद्धि सिद्धांत देख लीजिए। बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक थे हार्वर्ड गार्डनर। ठीक है, इन्होंने ही बहुबुद्धि सिद्धांत को प्रतिपादित किया। इनके अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि जिस व्यक्ति में होती है, किस व्यक्ति में होती है? गणितिज्ञ में। गणितिज्ञ मतलब जो गणित के बहुत महान विद्वान लोग होते हैं, उनमें जो है तार्किक गणितीय बुद्धि होती है। वैज्ञानिकों में, वैज्ञानिकों में कैसी बुद्धि होती है? तार्किक गणितीय बुद्धि होती है। जबकि स्थानिक बुद्धि, मूर्तिकार, चित्रकार, नक्शा बनाने वाले, मूर्तिकार, चित्रकार, नक्शा बनाने वाले, राजमिस्त्री, जो लोग चिनाई का काम करते हैं ना, जो लोग मकान बनाते हैं, उन व्यक्तियों में कैसी बुद्धि होती है? उन व्यक्तियों में स्थानिक बुद्धि होती है। अंतर्व्यक्तिक बुद्धि, जो व्यक्ति दूसरों की बातों को समझ ले, भाप ले, ठीक है ना, उनके बातचीत करने के तरीके से उनको समझ जाए, उस व्यक्ति में कैसी बुद्धि होती है? अंतर्व्यक्तिक बुद्धि होती है। तो हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा, अंतर्व्यक्तिक बुद्धि। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यह प्रस्ताव रखती है कि प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को उनके घर की या स्थानीय भाषाओं में पढ़ाना चाहिए। दोस्तों, हमारा ऑप्शन नंबर 1 ही राइट आंसर होगा। ठीक है, फिर भी इनको देख लेते हैं। प्राथमिक कक्षाओं में अनुदेशन की भाषा एक समरूप होनी चाहिए। अगर सभी बच्चों को आप एक भाषा में सिखाएंगे तो बच्चे ठीक से अधिगम को ग्रहण नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हो सकता है कुछ बच्चे दूसरे राज्यों से आकर वहाँ दूसरे राज्यों में जाकर किसी स्कूल में एडमिशन लेकर पढ़ाई कर रहे हो। तो प्राथमिक कक्षा यानी पहली से 5वीं तक की जो वो अधिगम के दौरान बच्चों को पढ़ाने के दौरान भाषा होनी चाहिए, वो बच्चे की मातृभाषा होनी चाहिए। बच्चे की मातृभाषा में ही बच्चे को अधिगम कराना चाहिए। शिक्षकों को द्विभाषिक उपागम को प्रयोग करने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए। दोस्तों, प्रोत्साहित करना चाहिए, हतोत्साहित नहीं। बहुभाषावाद को बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं देना चाहिए। दोस्तों नहीं, बहुभाषावाद, देखो जब कोई बच्चे बाहर से आकर किसी दूसरे राज्य से आकर किसी दूसरे राज्य में पढ़ने जाते हैं, तो उसको, वहाँ के लोगों को, वहाँ के बच्चों को, वहाँ के शिक्षक को उसकी भाषा, उसकी संस्कृति का सम्मान करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो हमारा पहला ही ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को उनके घर की स्थानीय भाषाओं में पढ़ाया जाना चाहिए, या फिर उनकी मातृभाषा में पढ़ाया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 42,
एक विद्यालय बैडमिंटन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों का चयन करते समय लड़कों को और संगीत प्रतियोगिता के लिए लड़कियों को प्राथमिकता देता है। यह क्या सूचित करता है? जेंडर स्थायित्व, जेंडर पहचान, जेंडर समानता, जेंडर रूढ़िबद्धता। दोस्तों जेंडर समानता तो यहाँ है नहीं, ठीक है ना, यहाँ जेंडर समानता तो नहीं है, जेंडर पहचान भी नहीं है, जेंडर स्थायित्व भी नहीं है, यहाँ है जेंडर रूढ़िबद्धता, ठीक है ना। इससे मतलब होता है, इनका जेंडर रूढ़िबद्धता का अर्थ होता है कि किसी भी व्यक्ति के बारे में या किसी लोगों के बारे में एक पूर्व धारणा, एक अवधारणा बना लेना कि हाँ ये लोग तो ऐसे ही होते हैं। जैसे लड़कियों के बारे में एक अवधारणा है कि लड़कियां कमज़ोर होती हैं, लड़कियों को गुलाबी रंग पसंद होता है, लड़कियां गुड़ियों से खेलना पसंद करती हैं, है ना। ये क्या होता है? ये जेंडर रूढ़िबद्धता कहलाती है। और जबकि लड़कों के बारे में क्या राय होती है? लड़के नीला काला रंग पसंद करते हैं, कारों से खेलना पसंद करते हैं, घूमना पसंद करते हैं। ये लड़कों के बारे में जो है अवधारणा लोगों ने बनाई हुई है। तो यहाँ भी एक विद्यालय बैडमिंटन प्रतियोगिता के लिए जब विद्यार्थियों का चयन करता है तो करते समय लड़कों को और संगीत प्रतियोगिता के लिए लड़कियों को प्राथमिकता देता है। मतलब गायन के लिए तो लड़कियाँ, है ना, खेलने के लिए लड़के। तो यहाँ क्या दर्शाता है? यहाँ जेंडर रूढ़िबद्धता को दर्शाया जा रहा है। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। सतत और व्यापक मूल्यांकन में इनमें से क्या शामिल है? मूल्यांकन के मानदंडों और उपकरणों की योजना बनाना। दोस्तों बिल्कुल, मूल्यांकन के मानदंडों और उपकरणों की योजना बनाना, हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। ये भी है। शिक्षक द्वारा सावधानी पूर्वक रिकॉर्ड अभिलेख को तैयार करना, ये भी बिल्कुल राइट आंसर है हमारा। बच्चों को समय समय पर बच्चों का परीक्षण करना और उनको श्रेणीबद्ध करना। दोस्तों श्रेणीबद्ध करना, उन पर एक लेवल लगाना, उनको किसी समूह में बांट देना कि ये बच्चे कमज़ोर हैं और कमज़ोरी का लेवल लगा देना, ये बिल्कुल गलत है और नेगेटिव होता है। शिक्षण को अधिगम प्रक्रिया के साथ एकीकृत करना, ये भी हमारा राइट आंसर है। तो ए बी डी हमारे किस ऑप्शन में है? हमारा ऑप्शन नंबर 1 ही राइट आंसर होगा, ए बी डी। ठीक है। सतत और व्यापक, सतत मूल्यांकन को दोस्तों CCBE भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? CCE, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को। दोस्तों इससे जो है बच्चों की कमजोरियों का पता लगाया जाता है या बच्चों की कमजोरियों का निदान करने का कार्य करता है। कौन? सतत मूल्यांकन। ठीक है। और यह जो है बच्चों को उनकी क्षमता और उनकी कमजोरियों को जानने में मदद करता है, साथ ही बच्चों को आत्म अभिप्रेरित भी करता है आत्म शिक्षा के लिए। क्वेश्चन नंबर 44, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आकलन के लिए अंतर्निहित सिद्धांत क्या होना चाहिए? मुख्य रूप से रटने के कौशलों का परीक्षण कराना, केवल विषय वस्तु के अधिगम के लिए प्रोत्साहित करना। दोस्तों बिल्कुल एकदम, मतलब केवल विषय वस्तु का मतलब है पाठ्य वस्तु, जो पाठ्य पुस्तक में दिया गया हो केवल वही अधिगम कराना चाहिए, उसी के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए और बच्चा कहीं से कुछ ना सीखे, है ना। तो ये ऑप्शन हमारा कट जाता है और रटने वाले, कंठस्थ करने वाले, याद करने वाले ऑप्शन हमारे नेगेटिव होते हैं। सभी विद्यार्थियों के लिए उनका सीखने और विकास का अनुकूलन करना, ये हो सकता है। वर्ष के अंत की परीक्षाओं के माध्यम से विद्यार्थियों का केवल संज्ञानात्मक आयाम का आकलन करना। दोस्तों संज्ञानात्मक का आकलन नहीं होता है ना, व्यापक आकलन होता है। सभी पक्षों का, बच्चे का जो है सभी पक्षों का व्यापक मूल्यांकन करना चाहिए। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा, सभी विद्यार्थियों के लिए उनका सीखने और विकास का अनुकूलन करना। क्वेश्चन नंबर 46, भारतीय संसद ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कानून हाल ही में पारित किया? राष्ट्रीय शिक्षा नीति, निःशक्त व्यक्ति अधिनियम, दिव्यांगता के साथ व्यक्तियों का अधिकार अधिनियम, शिक्षा का अधिकार अधिनियम। तो दोस्तों इसका यहाँ आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, निःशक्त व्यक्ति अधिनियम। हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा, निःशक्त व्यक्ति अधिनियम। ये कब लाया गया? ये 2016 में लाया गया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक शिक्षा में समावेश की भावना का सटीक रूप से वर्णन करता है? समावेशी कक्षा। दोस्तों समावेशी कक्षा जहां सभी बच्चों को, कमजोर बच्चों को, मंदबुद्धि बच्चों को, प्रतिभाशाली बच्चों को, सृजनशील बच्चों को, विकलांग बच्चों को, दृष्टिबाधित बच्चों को, सभी बच्चों को एक साथ शिक्षा दी जाए, वो कौन सी कक्षा कहलाती है? समावेशी कक्षा कहलाती है।
ठीक है। शिक्षक केवल समावेशन की भावना का सटीक रूप से वर्णन करता है। कौन करता है? शिक्षक केवल मानक और एक तरह की भाषा के प्रयोग को ही बढ़ावा देते हैं? नहीं दोस्तों, शिक्षक केवल मानक और एक तरह की भाषा के प्रयोग को बढ़ावा नहीं देते समावेशी कक्षा में। समावेशी कक्षा में सभी बच्चों की भाषा, सभी बच्चों की मातृभाषा का सम्मान किया जाता है, ठीक है, उनकी संस्कृति का सम्मान किया जाता है। शिक्षक कुछ जातीय समूह के बच्चों के प्रति पूर्वाग्रह रखती है, ये भी नहीं होगा दोस्तों। शिक्षक को विशेष शैक्षिक आवश्यकताओं वाले बच्चों से कोई अपेक्षा नहीं होती दोस्तों, ऐसा क्यों है? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। शिक्षक सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षा शास्त्र का प्रयोग करती है। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो होगा दोस्तों, ये राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताओं का समूह प्रतिभाशाली छात्रों को परिभाषित करता है? शीघ्रता से सीखते हैं और उसे याद रखते हैं, सतर्क हैं और तुरंत उत्तर देते हैं, बारीकी से अवलोकन करते हैं, तत्पर होकर बेहतर प्रदर्शन करते हैं। दोस्तों यहाँ बात हो रही है प्रतिभाशाली बच्चे की विशेषता की, ठीक है ना। प्रतिभाशाली बच्चे की क्या विशेषताएं होती हैं? दोस्तों प्रतिभाशाली बालक, देखो प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लाब्धि कितनी होती है? तो बुद्धि लाब्धि होती है इनकी 130 प्लस, ठीक है ना, क्रो एवं क्रो के अनुसार, ठीक है। प्रतिभाशाली बालक वे बालक हैं जो जिनकी बुद्धि लाब्धि 130 प्लस होती है। प्रतिभाशाली बालक जो है अधिगम यानी पाठ्यक्रम के अलावा, पढ़ाई के अलावा कला में, खेल कूद में, इनमें भी जो है और बच्चों से, सामान्य बच्चों से आगे होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये शीघ्रता से सीखते हैं और उसे याद भी रखते हैं, ये सतर्क रहते हैं, तुरंत उत्तर देते हैं और बारीकी से भी किसी भी चीज़ का बारीकी से अवलोकन करते हैं, तत्पर होकर सक्रिय रहकर बेहतर प्रदर्शन करते हैं, ये भी सही है। तो हमारे तीनों ऑप्शन सही हैं, ए, बी और सी। हमारा ऑप्शन नंबर 3 यहाँ राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षणिक प्रणाली अत्यधिक दृष्टिबाधिता से जूझते हुए विद्यार्थियों के समावेशन हेतु प्रभावशाली नहीं है? प्रत्यक्ष और स्पष्ट रूप से बोलना व पढ़ना, 3 आयामी नक्शे और चार्ट, ऐसी किताबें और बोर्ड जिसको स्पर्श या महसूस किया जा सकता है, दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण देने के लिए कंप्यूटर का उपयोग। तो दोस्तों यहाँ बात हो रही है कौन सी विधि प्रभावशाली नहीं है, कौन सा कथन इसमें से दृष्टिबाधिता के लिए प्रभावशाली नहीं है? तो प्रत्यक्ष और स्पष्ट रूप से बोलना व पढ़ाना, ये भी है। 3 आयामी नक्शे और चार्ट, ये भी है क्योंकि इस पर उभरे हुए बिंदु होते हैं जिन्हें बच्चा महसूस कर लेता है। ऐसी किताबें और बोर्ड जिनको स्पर्श या महसूस किया जाए, ये भी है। लेकिन दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण देने के लिए कंप्यूटर का प्रयोग, ये प्रभावशाली नहीं है। तो हमारा यही आंसर, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 49, एक विद्यार्थी जो नियंत्रण के बाह्य अधिकारिता में विश्वास रखती है, परीक्षाओं में अपनी असफलता का कारण किसे बताती है? योग्यता की कमी, तैयारी की कमी, त्रुटिपूर्ण दृष्टिकोण, दुर्भाग्य। दोस्तों यहाँ बात हो रही है बाहर की अधिकारिता में विश्वास रखती है, तो वो परीक्षा में असफल हो गई, तो वो किसको कारण बताएगी अपनी असफलता का? तो वो बताएगी दुर्भाग्य को, ठीक है। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा, दुर्भाग्य। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सी एक सहगामी अधिगम युक्ति है? शेपिंग, सीरी एक्शन, सामाजिक पृथकीकरण, परस्पर प्रसन्न करना। दोस्तों यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर आ जाएगा, परस्पर प्रसन्न। दोस्तों पर्सन, ये पर्सन वैसा पर्सन नहीं है, ये क्वेश्चन वाला पर्सन है, ठीक है ना। प्रसन्न करना, परस्पर प्रसन्न करना। तो यहाँ पर होता क्या है, यहाँ छात्र जो है अपने पाठ का चयन करके उसके बारे में प्रश्नों की अपनी सूची बनाकर शिक्षकों की भूमिका निभाता है, ठीक है ना। खुद ही पाठ से खुद ही प्रश्न तैयार करता है और शिक्षकों की भूमिका या अपने शिक्षक की भूमिका निभाता है, और शिक्षक क्या करता है, तब छात्रों के सवालों का जवाब देता है। यह अभ्यास 2 स्तर पर बच्चों की समझ को बढ़ाता है। तो हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा, परस्पर प्रश्न करना या प्रश्न पूछना। दोस्तों आज मेरी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, तो मैं आज की क्लास यहीं पर समाप्त करता हूँ। वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर बताना, अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
और ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।